नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मिर्जापुर में विपक्ष को लिया आड़े हाथों। कहा, समाजवादी पार्टी पर लोग बर्बाद नहीं करना चाहते अपना वोट। मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी होना चाहिए मजबूत। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में जनसभाएं, अमित शाह और नड्डा की बिहार में जनसभाएं, राहुल गांधी हिमाचल में तो आप प्रमुख केजरीवाल पंजाब में करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल का दिखने लगा असर। आज रात चक्रवात के बांग्लादेश और बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका। कोलकाता एयरपोर्ट पर दोपहर बाद से उड़ानें निलंबित। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। दिल्ली में आग लगने की 2 अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत। विवेक विहार के बेबी डे केयर में 6 बच्चों की मौत। कृष्णानगर में इमारत में लगी आग में 3 लोगों की मौत। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खिताबी मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के घोसी और बांसगांव में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। घोसी में पीएम एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए और बांसगांव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह बिहार के काराकाट और सासाराम संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे, तो वहीं पंजाब के लुधियाना में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनता से समर्थन मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 3 जनसभाएं करेंगे। नड्डा जहानाबाद, भोजपुर, नालंदा में 3 जनसभाएं करेंगे। नड्डा जहानाबाद जिले से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। जहानाबाद में दोपहर करीब 12:15 बजे जनसभा होगी। इसके बाद नड्डा भोजपुर जाएंगे। वहां आरा के शाहपुर में दोपहर 2 बजे से चुनावी रैली होगी। दिन की तीसरी और अंतिम जनसभा नड्डा नालंदा में करेंगे। यहां शाम करीब 4:10 पर चुनावी रैली होगी। लोकसभा के 7वें चरण के प्रचार में विपक्षी दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के भभुआ और पटना में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश के नाहन और ऊना में चुनावी जनसभा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और चंडीगढ़ में न्याय संकल्प सभा करेंगी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण विपक्ष का प्रचार जोरों पर है। अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के बलिया और सलेमपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव बलिया में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे और सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आगामी 30 मई तक पंजाब में रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में एक साथ मतदान होना है। साल 2005 से 2020 के बीच बिहार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके कार्यकाल में 4 लाख रोजगार और सृजित किए जाएंगे। याद करिए, 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया और हम लोगों ने 2020 में एक साथ तय किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया। 1 लाख अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख पर भी काम हो रहा है
और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले ही हम लोग ये सब 10 लाख का काम करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से कल 318 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां राज्य में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के दौरान हिंसा और तनाव के संबंध में हुई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब ने ये जानकारी साझा की है। आरिज आफ्ताब ने बताया है कि दिन भर में चुनाव आयोग को 2100 शिकायतें मिली थीं। सबसे ज्यादा 247 गिरफ्तारियां जो हैं वो पूर्वी मिदनापुर जिले में की गई हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर पीएम की एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है। लोकसभा चुनाव में हो रही वोटिंग से जुड़ी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हर चरण के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा की संख्या बेहतर होती जा रही है। लोग दो पहलुओं पर अपना जनादेश दे रहे हैं। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एक स्थिर सरकार बनाना और दूसरा ममता बनर्जी के भ्रष्ट शासन को खारिज करना जो कि कुशासन और हिंसा से भरा हुआ है। आगामी 4 जून को पश्चिम बंगाल इस बार 400 पार की उपलब्धि में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक होगा। और सपा कांग्रेस गठबंधन से गोरखपुर से काजल निषाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बातचीत के दौरान कहा कि ये चुनाव काजल निषाद का नहीं बल्कि जनता का चुनाव है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही फ्लाईओवर समेत जल निकासी की समस्या का समाधान कराएंगी। आइए सुनते हैं बातचीत के कुछ अंश। हम मौजूद हैं गोरखपुर में, बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है गोरखपुर, बड़ी चर्चा होती है। हमारे साथ मौजूद हैं काजल निषाद जो उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की। काजल, आपसे जानना चाहेंगे हम किन मुद्दों को आप जनता के बीच काजल उठा रहे हैं? पहली बात तो कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर महिलाएं बेचारी इतनी त्रस्त है, क्या करेंगी? पति को रोजगार नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ बच्चों का जो है पेपर लीक कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इतने पेपर भाई साहब यहाँ लीक होते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, राज्य की सरकार में, कि पहले इथी वाला पेपर रहल, पुलिस भर्ती वाला वो लीक हो गए, नीट वाला भाई वो लीक हो गए। बेचारी महिलाएं समूह की महिला बन जाती है, क्या करेगी? लोन उठा लेती है घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिटिया की शादी के लिए। इस तरह से इतना महंगाई में दबी रहती है कि फिर लोन चुका नहीं पाती है। अब चुका नहीं पाई तब तक दूसरा लोन उठाने की बारी आ जाती है। एकदम अपमानित और प्रताड़ित हो रही है। महंगाई सबसे बड़ी डायन है जो खाए जा रही है इनको। आप जीते तो क्या करेंगे? क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता ये होगी क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं यहीं की हूँ, यहाँ की बहुरिया हूँ, मैं लोकल हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या है। कोई एम्बुलेंस में अपने परिजन को ले जा रहा है तो बेचारे के बीच में ही निधन हो जाए, वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए। फ्लाईओवर बनने चाहिए जिससे ट्रैफिक की समस्या से जनता को छुटकारा मिल सके। जो बेचारे एम्बुलेंस में ले जाए वो समय से जाके पहुंचाए और इलाज करा सके। तो मैं किसी गाँव की प्रधान नहीं हूँ, मैं कोई BDC नहीं हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी इतना दमदारी से जनता के लिए लड़ती हूँ। तो जब कुछ बन जाऊंगी तो कितना दमदारी से लड़ूंगी। सबसे बड़ी समस्या इस शहर की ये है कि जरा सी बरसात होती है और पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, पूरा शहर। तो जल निकासी के समाधान होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। काजल निषाद हैं जो बहुत सारे वादे कर रही हैं और अपने दावे कर रही हैं कि वो जीतेगी तो क्या कुछ करेगी। तो इस तरह से हमारा भी चुनावी सफर जारी है, अलग अलग जाकर हम उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। फिलहाल हमने बात की गोरखपुर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार काजल निषाद से। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज गोरखपुर। खबरें अभी और भी हैं लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र अब से कुछ घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान रेमल में बदल जाएगा। जी हां, ये आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। इस दौरान अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह तेज हवा के साथ भारी बारिश की भी संभावना है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट को अगले 21 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4-5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिम और उत्तर पूर्वी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। चक्रवात रेमल अगले कुछ घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा, लेकिन अब इसका असर जो है वो जमीन पर दिखाई देने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मंदारमनी और दीघा इलाके में मौसम बदलने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर में भारी बारिश शुरू हो गई है। रेमल के आज मध्य रात्रि के करीब बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होने के आसार बताए जा रहे हैं। हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। कल से आज ये ज्यादा है, अलर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके चलते राजस्थान के फलोदी में शनिवार को पारा पहुंचा 25 डिग्री तक। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पारा 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। तो वहीं बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और असम के कई एक हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ एक हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ एक हिस्सों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई एक हिस्सों में 27 मई को हीट वेव से लेकर भयंकर हीट वेव चलने की संभावना जताई है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई एक स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात भीषण आग में 6 नवजातों की मौत हो गई है। घायल हुए 6 बच्चों का एक अन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के समय इस सेंटर में 12 नवजात भर्ती थे। दमकल विभाग के अनुसार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद से ही सेंटर संचालक और कर्मचारी फरार है। दिल्ली के फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया है कि कल रात 11:30 बजे हमें एक कॉल मिली कि बेबी केयर सेंटर में आग लगी है। हमने शुरू में ही 7 फायर टेंडर भेजे थे। 12 बच्चों को हमने निकाला। बाद में पता लगा कि 6 बच्चों की मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिस कारण से आग बढ़ गई और बगल के घर में भी चली गई। वहां करीब 6 ब्लास्ट हुए हैं, जिससे हमारे फायर फाइटर को भी खतरा था। हमने 2 टीमें बनाई हैं, जिनमें से एक ने बच्चों को निकाला है और दूसरी टीम ने फायर फाइटिंग की है। ये करीब हमको 2:32 पे के आसपास एक फायर कॉल मिली थी। हम लोगों ने जो है इसमें 4 फायर टेंडर रश किए थे। ये टिपिकल फायर थी कि जो स्ट्रीट पार्किंग थी, वहाँ बिजली की मीटर से शायद आग स्टार्ट हुई। वहाँ पे 11 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। उन गाड़ियों में आग लगी, एक ही जीना था और घर में धुआं मर गया। और दिल्ली के विवेक विहार स्थित इस बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात हुए भीषण आग हादसे में 6 नवजातों की मौत हो गई है। इस घटना से विचलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करके दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
और शनिवार की शाम गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग के नतीजे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी राजकोट के गिरिराज अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। वहीं इससे पहले राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि मामले से संबंधित सभी विभागों को रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना की जांच करवाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। खोटार थाना क्षेत्र में पूर्णागिरि दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की ढाबे पर खड़ी एक बस के ऊपर गिट्टी से भरे ट्रक के पलट जाने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। जो रोड जा रहा है वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरि के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे। तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया। जो अभी तक टोटल कैजुअलिटी जो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहांपुर जिला अस्पताल है वहाँ भेजा गया है। थाने के हैं, दुर्घटना के कारणों का पता स्थानीय पुलिस जांच करके बताएगी कैसे हुआ और जो भी दुर्घट घटना है इसमें जो भी आर्थिक सहायता अनुमन होगी हम लोग उसको दिलवाएंगे और जो भी उपचार इत्यादि हो रहा है उसको हम लोग करा रहे हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल के नाहन, जहां पर राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला हम उसको दुगना कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है। कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है क्योंकि आप उनके हो, आप हमारे हो ही नहीं, आप जनता के हो ही नहीं, आप किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों के हो ही नहीं। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदुस्तान के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। GST, गलत GST लागू की, प्रेस वालों ने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप बैठे रहे। तो इसीलिए हर महीने खटाखट अंदर जाएगा और उस दिन तक जाएगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में ये पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल का देगी। यहां पे किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अदानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है प्राइस बढ़ जाती है। ये हालत पूरे देश। तो ये आप देख रहे थे हिमाचल प्रदेश के नाहन में राहुल गांधी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने सर्राफा व्यापारियों की दुकानों और डेवलपर्स के कार्यालयों पर छापेमारी की। लगातार 30 घंटे तक चली छापेमारी में टीम ने 26 करोड़ रुपए की नकदी और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए।
मिली जानकारी के अनुसार नासिक नागपुर जलगांव की टीम ने ये कार्रवाई की। 50 से 55 अधिकारियों ने सुराना ज्वेलर्स के परिसर के साथ साथ उनके रियल एस्टेट व्यवसाय के कार्यालय पर भी छापा मारा। उनके आलीशान बंगले पर भी एक स्वतंत्र टीम ने निरीक्षण किया। नासिक के सर्राफा कारोबारी के पास से करोड़ों की नकदी और बेहिसाब संपत्ति मिलने से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग किसी भी विसंगति या फिर छिपे हुए लेन देन को उजागर करने के लिए सुराना ज्वेलर्स और महालक्ष्मी बिल्डर्स दोनों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले सैलानियों के लिए एक अच्छी खबर है। वादियों की दीदार करने के ख्वाहिशमंद देसी और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा बहाल हो गया है। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग के लिए पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। 55 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों से होकर वाहन रोहतांग की ओर निकले तो पर्यटक झूम उठे। रोहतांग दर्रा में भी 15 फुट से अधिक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग थमने के बजाय और भी ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है और ऐसे में हमास ने इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। हमास के कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बताया है कि हमास के लड़ाकों ने उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप के पास कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया और कई जवानों को मार गिराने का भी दावा किया है। वहीं इजरायली सेना ने इस बात का खंडन किया है। तो दूसरी तरफ इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश न मानने के ऐलान के बाद हमास के एक वरिष्ठ नेता उसामा हमदान ने इजराइल के साथ किसी भी तरह की वार्ता से इनकार कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार इजराइल हमास युद्ध में अभी तक 35,903 लोगों की मौत हो चुकी है और 80,420 अन्य घायल हुए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।